नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के आरपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम प्रश्नों के माध्यम से राजस्थान की पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर आपसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए, आपकी परीक्षा में आए, तो आप उस परीक्षा में आए हुए प्रश्न को ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं प्रश्नों से ही, और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर कहां आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन क्या है? आपका पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन उदयपुर, चौथा ऑप्शन मुंबई। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उदयपुर। चलिए इसकी व्याख्या भी देखने का प्रयास करते हैं, और इसकी व्याख्या यही है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 10 से 12 जनवरी 2025 तक उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर में महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई, ताकि सर्वोत्तम समाधान निकाला जा सके जो भी समस्याएं इस पूरे क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किस प्रकार के मुद्दों पर अलग अलग प्रकार के सत्रों ने ध्यान केंद्रित किया? जैसे मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य एक सत्र हुआ जिसमें बेहतर बाल देखभाल संस्थानों, पालन पोषण देखभाल, गोद लेने और पश्चात देखभाल के माध्यम से बाल कल्याण को बढ़ावा देना शामिल है। तो इस पर विस्तार रूप से चर्चा हुई। इसी प्रकार से मिशन शक्ति, जो कि महिला सुरक्षा, बाल विवाह की समस्या का समाधान तथा शी बॉक्स पोर्टल सहित प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करता है। इस पर भी विस्तार से बात हुई। जब हम शी बॉक्स पोर्टल की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 2013 में एक अधिनियम लाया गया था, और इस अधिनियम को ठीक तरीके से कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2024 में एक पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसको हम सी बॉक्स पोर्टल के नाम से जानते हैं। तो मिशन शक्ति पर भी एक पूरा सत्र केंद्रित था और उस पर भी विस्तार से बात हुई। इसी प्रकार से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, जिसमें पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता सेवाओं के केंद्र में के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रबल करना शामिल है। इस पर भी विस्तार से बात की गई। तो इस प्रकार के सत्रों पर फोकस किया गया इस पूरे आयोजन के अंतर्गत, जो कि विशेष रूप से महत्व रखता है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस प्रकार से आगे बढ़ता है अलग अलग चुनौतियों का समाधान करने के अंतर्गत, विशिष्ट महत्व उसके अंतर्गत इसका स्थापित हो जाता है। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस नोएडा शाखा के में 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं। एक इंग्लिश माध्यम का बैच प्रारंभ हो चुका है, हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ होने वाला है। आईएएस फाउंडेशन बैच, जैसे इंग्लिश माध्यम का बैच भले ही प्रारंभ हो चुका हो, लेकिन आप उसमें एडमिशन अभी ले सकते हैं, हाल ही में प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसका टाइमिंग होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में यूपी पीसीएस का भी महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होगा। ये यूपी पीसीएस का जीएस फाउंडेशन बैच है, जो 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 5:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इन बैचेस में एडमिशन लेकर के। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने किसे अपनी जल मांग समायोजित करने की सलाह दी है? आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसका जो सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। चलिए इसकी व्याख्या को भी देखने का प्रयास करते हैं। हाल ही में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने अपने सदस्य राज्यों को कम जल भंडारण स्तर और सामान्य से कम वर्षा के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए इसके बारे में मुख्य सूचना देते हुए अपनी जल मांग को सावधानी पूर्वक अनुमान लगाने की सलाह दी है, क्योंकि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि जनवरी से मार्च 2025 तक उत्तर भारत में दीर्घकालिक औसत वर्षा, यानी औसत वर्षा का जो दीर्घकालिक स्तर है, उससे 86% कम वर्षा होगी। 86% कम वर्षा होगी तो ये अपने आप में जल की मांग को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। भाखड़ा और पोंग बांध के स्तरों पर बात करें तो सतलुज नदी पर बना भाखड़ा बांध अपनी कुल क्षमता का 43% ही भरा है, और इसके अलावा ब्यास नदी पर स्थित पोंग बांध अपनी कुल क्षमता का केवल 30% पर है।
केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि दोनों स्तर 10 वर्ष के औसत से भी नीचे हैं और इसलिए सदस्य राज्यों को सलाह दी गई है। विशेष तौर से भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को कम जल उपलब्धता के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में सूचित किया है और इन राज्यों को स्थिति से निपटने के लिए अपनी जल मांग को उसी प्रकार से समायोजित करने की भी सलाह दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में माइनिंग कचरे की डंपिंग, यानी माइनिंग से उत्पन्न होने वाला कचरा और उसको कहीं पर जाकर के फेंक देना, उसको दबा देना, उसकी डंपिंग कर देना, उसको इकट्ठा कर देना, से कहां कृत्रिम झीलें, आर्टिफिशियल लेक बन रही है। आपके ऑप्शन क्या है? बलीचा, उदयपुर सिटी, डबोक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बलीचा। चलिए इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और इसकी व्याख्या इसी प्रकार से है कि राजस्थान का बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा में 1000 से ज्यादा मलबे के पहाड़ बन चुके हैं जो भूगर्भीय घटनाओं का कारण बन सकते हैं। जैसे भूगर्भीय घटनाओं में भूकंप जैसी घटनाएं आ जाती है। इन मलबों के पास खुदाई से बनी गहरी खानों में बारिश का पानी भरने से कृत्रिम झीलें, आर्टिफिशियल लेक बन रही हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोलॉजिकल सिस्टम में बदलाव हो रहा है। खनन के कारण प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम में बदलाव और भूमि का दबाव बढ़ना। इस प्रकार के परिवर्तन हमारे सामने आ रहे हैं। बीकानेर क्षेत्र में 30 से 40 साल से खनन चल रहा है, जिससे जमीन पर मलबे के पहाड़ बहुत बड़े स्तर पर बन गए हैं और जलवायु पर भी वहां असर डाल सकता है। जलवायु पर भी इसका असर पड़ रहा है। क्लाइमेट को भी ये बड़े स्तर पर प्रभावित इस प्रकार की घटना कर रही है। खनन के कारण भूमि पर भी दबाव बढ़ा है, भूमि पर लगातार, और जिससे भूगर्भीय घटनाओं जैसे भूकंप की संभावना इससे बढ़ सकती है, वैज्ञानिकों का ये मानना है। भीलवाड़ा के जहाजपुर और हमीरगढ़ क्षेत्र में खनन से 20 मलबे के पहाड़ बन गए हैं, जिससे जल पर भी असर पड़ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ रहा है और खदानों में पानी भरने के कारण जल स्तर भी ऊपर जा रहा है। उदयपुर में माइनिंग कचरे की डंपिंग से कृत्रिम झीलों का निर्माण हो रहा है, जैसे बलीचा स्थित लाई गांव के पास स्थित झीलें। बलीचा स्थित जो लाई गांव है, वहां पर भी इस प्रकार की झीलों के निर्माण को देखा गया है। कोटा में कोटा स्टोन की खानों के मलबे के पहाड़ बन गए हैं, जिनका उपयोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कचरे की डंपिंग से भी झीलों का निर्माण हो सकता है और जो बड़े स्तर पर भूगर्भीय घटनाओं का कारण भी बन सकता है। यानी हमेशा इस तरह की योजनाओं के अंतर्गत इस तरह के नकारात्मक प्रभावों को पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके अंतर्गत भी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की स्थितियां खड़ी न हो। लक्षेला झील कहां स्थित है, यह आपका अगला प्रश्न है। आपके ऑप्शन है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कैला देवी अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर या शेरगढ़ अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए इसकी भी व्याख्या को देखते हैं। लक्षेला झील की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन में स्थित है। इस झील का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें हाल ही में अतिक्रमण देखा गया है और अतिक्रमण किस प्रकार से हुआ है? होटल और बगीचों के निर्माण के कारण हुआ है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम नेरी के नाम से भी संबोधित करते हैं, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसी तरह के प्रभावों के बारे में। रिपोर्ट में बताया गया है कि होटल, लैंडस्केप गार्डन और अन्य विकास कार्यों के कारण झील का जो जल प्रवाह है वो बाधित हो रहा है और उसका जो पारिस्थितिकीय संतुलन है उस पर भी लगातार नकारात्मक प्रभाव इससे पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सरकार कार्रवाई करे, सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं शिवमंगल शर्मा, उन्होंने सरकार की ओर से बताया कि रिपोर्ट का परीक्षण जरूरी है और इससे प्रभावित विकास कार्यों की समीक्षा निश्चित रूप से भविष्य में की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस या किन जिलों की सीमा भारत के 2 राज्यों से लगती है? राजस्थान के वे कौन सा जिला है इनमें से जिसकी सीमा भारत के अन्य 2 राज्यों से लगती है? आपके ऑप्शन है धौलपुर, बारां, प्रतापगढ़ या झालावाड़। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो धौलपुर होगा, लेकिन इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन में है आपका बारां, एक है झालावाड़ और एक है प्रतापगढ़। तो चाहे प्रतापगढ़ की सीमा हो, चाहे झालावाड़ की सीमा हो और चाहे आपकी सीमा हो बारां की,
इनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। लेकिन जो धौलपुर की सीमा है, ये सीमा उसकी मध्य प्रदेश से लगती है और ये सीमा उसकी यूपी से लगती है। तो धौलपुर यहाँ पर एक ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है वो 2 राज्यों से लग रही है। इस प्रकार से धौलपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस या किन जिले या जिलों की सीमा उदयपुर जिले से लगती है। आपको जिलों की अवस्थिति के बारे में निश्चित रूप से बिल्कुल सही पता होना चाहिए। ये ज्योग्राफी में आपको बहुत चीजों को याद करने में मदद मिलेगा। इसके अलावा इतिहास के खंड पर भी आपकी पकड़ को विशेष रूप से मजबूत बनाएगा अगर आप इस प्रकार के मैप को, पूरा जिले के मैप को अपने दिमाग में रखते हैं। तो जोधपुर उदयपुर जिले की सीमा किन जिलों से लगती है या जिले से लगती है, आपको ये बताना है। सिरोही, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी जिलों से इसकी सीमा लगती है। अगर आप देखें तो ये उदयपुर है और उदयपुर, ये सिरोही जिले की सीमा लगती है, इससे चित्तौड़गढ़ की भी सीमा लगती है और डूंगरपुर की भी सीमा इससे लगती है और इस प्रकार से उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो कि एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की का स्थापना वर्ष क्या है। आपके ऑप्शन है 1947, 1949, 1951 या 1953। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।